साहब ये जो बात कर रहे हैं न्याजी साहब भी कि अलीमा साहिबा ने कहा गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं, क्या चाहिए हमारे भाई से हमें बता दें। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अभी ये कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में तहरीक चलेगी, मैं जेल से लीड करूंगा, पैटर्न इन चीफ भी वो बन गए। और उन्होंने ये कहा कि ये जो अलायंस हमारी बनी थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, इसको भी बहाल किया जाएगा और मारंग बलोच से भी बात की जाएगी। तो इन दोनों में से किस बयान को ठीक समझें कि गिव एंड टेक वाला बयान ठीक था, ये ठीक है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि जी कौन सा बयान ठीक है या क्या नहीं। जो भी बयानात हैं वो हमारे सामने हैं। टू बी ऑनेस्ट 2 साल से वो जेल के अंदर हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनकी मामलात हल नहीं हो सक रहे। हुकूमत से या आप इस्टेब्लिशमेंट से कह लें, मामलात वैसे ही हैं जैसे पहले भी चल रहे थे। अब इमरान खान साहब के बयानात का भी जिक्र होता है, उन्होंने कौन सा रास्ता चुनना है इस चीज का भी जिक्र होता है, लेकिन हुकूमत ने या हुकूमती इदारों ने कौन सा रास्ता चुनना है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आप देख लें कि इस सारे अरसे के दौरान क्या कोई ऐसी सिग्नलिंग हुकूमत की तरफ से हुई? आप देख लें, उमर अयूब साहब के खिलाफ रेफरेंस जा चुका है, उनके एक एमएनए को 9 मई के मुकदमे में सजा हो चुकी है, उनकी ख्वातीन रहनुमा जो हैं उनको लेके दीगर रहनुमा जो हैं वो जेलों के अंदर हैं। तो दोनों तरफ से वो रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है। कहीं से भी हुकूमत ने भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया कि वो खान साहब से मामलात को हल करना चाहते हैं या उनकी ख्वाहिश है कि चीजें काम डाउन हो। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कोई मामलात इस तरह हल होंगे। हाँ, क्या ये सिर्फ इमरान खान साहब की जरूरत है कि मामलात हल हो? नहीं, ये दोनों की जरूरत है। इसी वजह से अमेरिका तक से लोगों को बुलाया गया, उनको जेल के अंदर भेजा गया। यहां तो इमरान खान के वकील जेल में नहीं जा सकते, उनकी बहनें जेल में नहीं जा सकती, लेकिन अमेरिका से लोगों को बुला के भेजा गया कि उनको कहा जाए कि आप चीजों को इस तरीके से सेटल कर लें। तो मेरे ख्याल में चीजों को सेटल करना दोनों साइड की जरूरत है। क्या फिलहाल ये चीजें सेटल हो रही हैं मुजम्मिल साहब? मुझे लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में कोई मामला हल नहीं, तो फिर एहतजाज ही अगर करना है तो राना सनाउल्लाह साहब क्लियर कर चुके हैं, गवर्नमेंट क्लियर कर चुकी है, कानून हाथ में लेंगे तो हाई हैंडेडनेस होगी, क्रश कर देंगे उसको। तो वो कॉन्फिडेंस है पीटीआई को कि पंजाब से अवाम निकल? सॉरी जरा आपकी आवाज कट गई थी जरा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कॉन्फिडेंस है पीटीआई को कि एहतजाज की सूरत में लाहौर से अवाम बाहर निकल आएंगे, पंजाब से निकल आएंगे? देखिए, अभी आप रीसेंट हिस्ट्री को देखें तो वो तो लगता नहीं है। पंजाब के अंदर मुझे तो कोई बड़ी तहरीक नजर नहीं आ रही, इसलिए कि पहले भी आप छोटी ईद से पहले भी कहा गया कि एक बड़ी तहरीक चलाई जाएगी, पर उस तरह हमें लोग बाहर निकलते हुए नजर नहीं आए। लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे? जी यकीनन वहां से निकल आएंगे। अब ये तहरीक उन्होंने किस नौयत की चलानी है? क्या इसलिए कि पाकिस्तान में तो जब भी हम तहरीक का जिक्र करते हैं वो बुनियादी तौर पे लोगों के जहन में आता है कि हजारों लोग हों जो लाहौर की तरफ जा रहे होंगे या इस्लामाबाद की तरफ जा रहे होंगे। मुझे वैसी तहरीक टू बी ऑनेस्ट ईद के फौरन बाद शुरू होती हुई नजर नहीं आ रही। वो ये कह रहे हैं कि कोई मुल्क गिर तहरीक होगी, अब उसका कोई खाका सामने आएगा तो फिर ही उस पर मैं कमेंट कर सकता हूं। न्याजी साहब, ये अतर साहब भी ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी इस पर क्लियर है कि वो भी बातचीत करना उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो ट्वीट में ये भी न्याजी साहब लिखते हैं खान साहब कि इम्तिहान सबका है, मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी डरना नहीं चाहिए और पार्टी सब ने बनाई है, दलेरी का मुजाहरा करें। मुझे ये ऑफ़र की गई कि आप 3 साल खामोश होकर बनी गाला बैठ जाएं तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, मैंने ठुकरा दिया। नवाज शरीफ ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, 10 साल खामोश बाहर बैठे रहे। आपको लगता है ऐसी ऑफर्स हुई थी? और अगर हुई हैं तो ये क्रेडिट है फिर उनका कि उन्होंने कहा मुझे जेल में ही रहने दें, लेकिन खामोश मैं नहीं हो सकता? देखिए जी, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूं और उससे आपको समझ में आसानी होगी। मेरा और इमरान खान साहब जो थे, हमारे दरमियान से किसी ज़माने में हवा नहीं गुजर सकती थी। फिर 10 साल 12 साल पहले मेरे और उनके दरमियान में इख्तलाफात हो गए और एक ज़ाहिर है कि हमने इमरान खान साहब को जो रास्ता था वो मैंने छोड़ के मैंने एक अपना एक रवैया अपनाया। तो मेरे इस दौरान में दर्जनों लोग मेरे पास आए, दर्जनों सबको भी कर लें जो बड़े वेल विशर थे इमरान खान साहब के, मुझे कहते थे जी आपकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। तो मैं एक बात हंस के कहता था और यही बात एग्जैक्टली आप इमरान खान साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में यही सोचेंगे। मैं इमरान खान हूं वहां पे और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान है उस मामले में, जो मेरे मामले में यहाँ इमरान खान है। तो आए उन्होंने, तो मैं उनको हंस के कहता था कि भाई ये जो आप मेरे पास आए हो, ये फरीक सानी के पास भी आपके पास जाने की है गुंजाइश है। ये बड़ी एक आपके लिए अतर दोनों के लिए जरा समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। यकीनन उनके ऊपर 10 में से 9 बंदों के पास इमरान खान साहब की को मुलाकात करने का भी इम्कान नहीं होता था, क्योंकि मैं जानता था सारे अमल को जानता हूं, जबकि वो वज़ीर आज़म भी बन चुके थे उसके बाद, और उसके बाद अब वो एक बहुत बड़े लीडर भी बन चुके थे।
तो एक जो ये जो होता है ना, एस्टेब्लिशमेंट को ये जहन में रखें, ये अतर ने जो बातें की हैं, तो मुझे थोड़ी मायूसी इसलिए कि अतर बहुत समझदार आदमी है, जादीद आदमी है, बड़े जीरा का आदमी है। उन्होंने आखिर में जो बातें की उससे पता चलता है कि उनकी कितनी कॉम्प्रिहेंशन है। लेकिन ये सोचे, मैं जरा थोड़ा सा हम सारे तीनों बैठ के एक कर रहे हैं कि एनालाइज करके भाई क्या अमकानी सूरत हाल हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट तक किसी की अप्रोच नहीं होती। मतलब एस्टेब्लिशमेंट का जो अल्टीमेट फर्ज किया, जो जिन्होंने जो मतलब द वन हु कॉल्स अ शॉट, वो आर्मी चीफ ही हो सकते हैं, और आर्मी चीफ तक किसी की अप्रोच नहीं होती, ना वो पहुंच सकता है। चाहे ये मैं फरीदा सा इल्जाम दूं, फिर इसी हवाले से मेरे पास एक दफा बंदे आए, उन्हें कहा जी कि इमरान खान साहब, लेकिन ये आर्मी चीफ टू आर्मी चीफ भी वेरी नहीं करता। बाजवा साहब का केस तो हमें बताया नहीं, मैं ये इंस्टीट्यूशन नहीं, ये इंस्टीट्यूशन के अंदर एक बात बताऊं, अच्छा। ये बात अल्लाह करे तहरीक इंसाफ के दिमाग में आ जाए कि ये इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, जुल्फिकार भुट्टो, ये इंस्टीट्यूशन का फैसला होता है। आप जाहिर सी चले गया, बाजवा जिसको नवाज शरीफ ने बनाया था वही से शुरू किया जा रही छोड़ के जा रहा था। ये बात मुस्लिम लीग नून वालों को मैं समझाता रहा कि हजूर आप फैज हमीद आ जाए, बाजवा आ जाए, कोई उस वक्त तो आसिम उन्नी साहब का नाम ही नहीं था, कोई आ जाए, इमरान खान के बारे में वहीं से शुरू करेंगे। एक फिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने एक ऐसा काम किया है तो मैंने उसके जो है इनकॉर्पोरेट करता जाऊं। 27 अक्टूबर 2022 में दर्जनों दफा ये बात दोहरा चुका हूं। दो जर्नल्स ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ISI के डीजी थे और एक डीजी थे ISPR के, इफ्तिखार बाबर साहब और नदीम अंजम साहब। उन्होंने कहा जी ये फैसला हमने जनवरी 2021 2021 से कर लिया था कि हमने एपॉलिटिकल होना। वो तो सारे नहीं हुए, क्योंकि आगे जब आपने हुकूमत तब्दील की और उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल था एस्टेब्लिशमेंट का, तो आपने ये बात तो कुछ समझ नहीं आती थी, क्योंकि शहबाज शरीफ के आने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है 2022 27 अक्टूबर को। तो उन्होंने कहा ये अगले 18 साल तक कायम रहेगा। ये वो सोच है जो मैं सबको समझाता हूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की सोच है। इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, एक दफा उन्होंने उनको निकाला है तो उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बाकी इमरान खान साहब जो 2-3 बातें मैं करता जाऊं, ये महरंग ब्लॉक का कहना, ये उनका ख्याल, यही उनकी गलतफहमी है। वो समझे महरंग बेचारी खुद अपने आप को छुड़वा ले, वो क्या कह रहे हैं, उनके जेल में क्या होगा जो मैं पढ़ रहा हूं। और मैं कहता हूं भाई अहमकाना ख्याल है इमरान खान साहब का कि जी मैं महरंग ब्लॉक उसका ड्रॉप तक करेंगे, भाई वो कोई इनकलाब ले आएगी। जब आप इतनी पॉपुलर पार्टी उनको कुछ ही बिगाड़ सके, जैसे कि अतर ने भी कहा है, रैशनल, तो आप सोचें कि क्या हिकमत अमली होगी जिससे आप अपने वे फॉरवर्ड हो, या फिर आप खामोश, तो आपको बेगैर अभी मुकदमा लाएंगे तो उन्होंने को फांसी नहीं देनी, उन्हें 50 साल कैद सजा सुना देनी है, किसी उसमें मिलिट्री कोर्ट से सजा देनी है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन है एस्टैब्लिशमेंट को लेके वो ठीक नहीं है।